हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि यह बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सोशल साइंस का मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो बिहार बोर्ड के पर्पज़ से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूलें। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको बिहार बोर्ड के जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन रेडी किया जा रहा है, तो इसको देखना ना भूलेंगे, ठीक है। तो हमने पार्ट 11 तक शायद हमने करवा दिया था, तो अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिए। पार्ट नंबर 12 है। अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 188वां से है, मतलब 187वां नंबर क्वेश्चन जो है सो करवा दी गई है 187 तक, ठीक है ना। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जितना भी बड़े बड़े ग्रुप है उसमें डालने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करवाने का कष्ट प्रदान करें, ठीक है। 188वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के जो शीर्ष पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई बोलते हैं, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक बोल सकते हैं, चाहे तो लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलती है मित्र, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। कहाँ है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलती है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो सैन्य सेवा भी तो सरकारी है, डाक सेवा भी सरकारी है, मॉल सेवा गैर सरकारी हो सकती है। रेल सेवा जो होती है मित्र, रेल सेवा तो सरकारी होती है, इसलिए कौन होगा, मॉल सेवा ही हो जाएगा, ठीक है ना। रेल सेवा नहीं होगा, ठीक मारा गया। आगे देखिए, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था मित्र, तो 1969 ईस्वी में राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, व्यावसायिक बैंकों का। फिर अन्य 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था मित्र 1979 ईस्वी में किया गया था, लेकिन यहाँ पे अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण लगभग 14 बैंकों का किया गया था 1969 ईस्वी में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण के मतलब आप समझ रहे हैं मित्र। नेशनलाइज के मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं बतला देता हूं कि राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है बैंक को। जो भी प्राइवेट बैंक है अगर उस पर अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तो मतलब कि सरकार नियंत्रण में ले ली है, और वह बैंक कभी भागेगी नहीं। अगर वह बैंक अगर भाग भी जाती है तो सरकार उसकी पैसा मुहैया कराएगी जो अकाउंट में नागरिकों का पैसा था, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण से इस तरह के फायदे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी। तो गरीबी के कुचक्र की जो धारणा था वो रैगनर नक्श ने दिया था, ठीक है ना। रैगनर नक्श ने दिया था गरीबी के कुचक्र, द विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य इनमें से कौन नहीं है मित्र, तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, और कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है ना। ओडिशा भी बीमारू राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मित्र, मंदार हिल किस जिला में स्थित है। तो मंदार हिल जो है सो बांका जिला में स्थित है, ठीक है ना। बांका जिला में मंदार हिल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मित्र। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। कहाँ है, वो है असम में है। एक सिंगंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है वह एक सिंगंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगर आप पूरा उद्यान अगर जानना चाहते हैं तो आप जाइएगा, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना होगा 10th क्लास का, और उसमें आप तीसरा चैप्टर जो है उसमें आप जाइएगा तो आप देखिएगा वन्य जीव संसाधन जो है चैप्टर का नाम, उसमें आप देखिएगा तो पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल आरक्षित से तो सारा का सारा चीज़ बतलाया गया है मैप पर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है मित्र। तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वह है पटना में ही है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में है, जिसे राज्य में हम लोग रह रहे हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिकगत स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या मतलब, गैर पारंपरिक मतलब परंपरा पर आधारित न है। तो परंपरा मतलब कोयला बहुत दिनों से चली आ रही है, गैस भी बहुत दिनों से चली आ रही है, पेट्रोलियम भी चली आ रही है। लेकिन सौर ऊर्जा जो है ना, आजकल ये सब विकास सबसे ज़्यादा हो रही है, सौर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ऊर्जा का यह गैर पारंपरिक स्रोत है। देश के बांधो किसने भारत का मंदिर कहा था मित्र। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो हमारे देश का जो जीडीपी था उसका लगभग 31% खर्च किया गया था कृषि क्षेत्रों में, और उसी समय मित्र बहुत सारे बांध भी बनाए जा रहे थे। तो बहुत सारे बांध भी बनाया गया, जो कि सतलज जो नदी पर जो बनाई गई है वो भाखड़ा नंगल बांध,
वो सब चीज़ भी जो काम किया गया है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही अध्ययन है जो काम किया गया था। ठीक है, तो ये सब बात है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब वर्क करने की कोशिश किया था, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बढ़ाने की कोशिश किया था। इसलिए देश के बांधों को किसने भारत का मंत्री कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है ना। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है मित्र? तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है रेगुर मृदा कहते हैं, या फिर काली कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है मित्र वो है समुद्र में आना भूकंप। अगर स्थल पर अगर कंपन हो रहा है मित्र तो उसको हम भूकंप बोलते हैं, लेकिन अगर पानी में कंपन हो रही है तो उसको हम सुनामी बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि समुद्र में हम भूकंप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? तो जो पी तरंग होती है, प्राइमरी वेव जो होती है, सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है और बहुत ही इसकी गति तेज होती है। ठीक है, लेकिन जो एल तरंग जो होती है मित्र, जो तीसरा तरंग है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, वो तीसरा नंबर पर पहुंचती है। ठीक है ना, काफ़ी देर तक जो रहती है एल तरंग ही रहती है। ठीक है, तो खतरनाक एल तरंग ज़्यादा होता है और सबसे पहले पृथ्वी के पर पहुंचने वाला तरंग कौन होता है? पी तरंग होती है। स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा होती है और इसका स्पीड कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक ही वीडियो में हम 2 पेज वाले हम करवा देते हैं। ठीक है, ऐसे एक पेज हम डालते थे, कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए मित्र? तो जलने में हमको प्राथमिक उपचार ठंडा पानी डालना चाहिए तत्काल। ठीक है ना, जल गई तो ठंडा पानी में आप रख ले रहिए उंगली को, नहीं ना कि थोड़ा सा ठंडा डाल के हटा लिए तो फोंका ज़्यादा उठने का डर रहेगी, लेकिन आप ठंडा पानी में हमेशा रख ले रहिए। ठीक है ना। अस्पताल तो आप जाने में देर होगा ना, वो तो प्राथमिक उपचार कह रही है, मतलब घर पर करने के लिए, तो ठंडा पानी में आप डाल ले रहिए। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप जानते हैं कि भाखड़ा नंगल जो बांध है वो बनाया गया है सतलज नदी पर, जो कि भारत का सबसे दूसरी ऊंचा बांध है, जो कि लगभग 225 किलोमीटर है। और टिहरी जो बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वो लगभग 260 किलोमीटर ऊंचा, 260 मीटर ऊंचा है, किलोमीटर नहीं मीटर ऊंचा है। ठीक है ना, और 225 मीटर ऊंचा यह है भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, और आप जानते हैं कि हीराकुंड जो बांध है वो सबसे लंबी बांध है, हीराकुंड को आप बोल सकते हैं, लेकिन यह ऊंची बांध है, या गुरुत्वीय बांध बोल सकते हैं इसको। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो C2H3NO, या फिर हम बोल सकते हैं, हम इसको CH3 बोल सकते हैं और CNO बोल सकते हैं, क्योंकि CH3 बोलेंगे और CNO आपका 3 इधर ले लेगा इलेक्ट्रॉन और 2 उधर ले लेगा, ऑक्सीजन का भी पूर्ण हो जाएगा, 3 और 2 5 नाइट्रोजन का भी हो जाएगा, और 1 इधर भी कार्बन का हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब C2H3NO या फिर CH3CNO भी बोल सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये सब नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन। ठीक है, आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटन गैस के रूप में भी जाना जाता है। दम घुटन गैस जो कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा करवाने के लिए सबसे जो जिम्मेदार जो गैस है तो सल्फर डाइऑक्साइड को ही आप मानते हैं। ठीक है ना, जो कि ये हाइड्रोजन जल से मिल करके यह सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। ठीक है, और यही वर्षा करती है, और जिसकी वजह से यह बड़े बड़ी इमारतों की रंग जो है से उड़ रही है। ठीक है ना, फसल भी नष्ट होती है, इससे हमारे क्षति भी है अगर आदमी पर भी पड़ जाए तो। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है मित्र? तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र जो स्थित है, हम बोल सकते हैं कि यह उड़ीसा में स्थित है, राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था। कपास के लिए उपयुक्त मृदा क्या होती है मित्र? तो कपास के लिए रेगुर मृदा होता है, जिसको बोलते हैं हम काली मृदा बोलते हैं, या काली कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो विस्तृत क्षेत्र को जो प्रभावित करती है, इसका क्वेश्चन आप, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए कौन सा सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र जो है वह है भारत, चीन, पाकिस्तान या अमेरिका। तो विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत का है। ठीक है ना, भारत का है विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बदल गया था? तो ये जम्मू कश्मीर है मित्र। एगो आप जानते हैं कि एक कश्मीर बन गया और एक लद्दाख बन गई। ठीक है ना, तो 2 भागों में बट गई मित्र। इससे एक लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जो कि जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का उच्चतर स्तर क्या होती है मित्र? तो बोल सकते हैं हम कि जिला परिषद है, वो पंचायती राज का उच्चतम स्तर कहा जाता है। निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान, शक्तियों के विभाजन, एक पक्षीय विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एक पक्षीय विधायिका होगा। एक पक्षीय विधायिका कैसे हो सकता है संघ राज्य मित्र? संघ राज्य में होता है शक्तियों का विभाजन होता है, वैसे एक पक्षीय विधायिका रहेगा तो शक्तियों का विभाजन कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एक पक्षीय विधायिका। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था मित्र? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। और इन्होंने जो नारा दिया था 1974 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना। जब बिहार के छात्र आंदोलन हो रही थी तो उस वक्त ये हुआ था, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था मित्र? तो किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। हालांकि राजस्थान सरकार ने तो 2000 ईस्वी में ही लागू कर दी थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। लगभग 12 अक्टूबर का ही महीना था, ठीक है ना। 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को पूरे देश में सूचना के अधिकार को लागू कर दिया गया था। इसके तहत आप किसी भी चीज़ को आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके यहाँ एक पावर दे दी गई है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैट्रिक वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके, ठीक है ना। आप विश्वास तो कीजिए, भले ही यह कंटेंट जो है पेज पर दी जा रही है, लेकिन ये कंटेंट में दम है मित्रों। अगर यही अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर अगर दिया जाता तो आप समझते कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस फैशन पर मत जाइए, आप एक ओल्ड दिमाग से आप सोच करके थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर लीजिए और शेयर कीजिए, लोगों को बतलाइए और स्वयं भी सीखिए।